स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। इस पाठ में बच्चों, इस कहानी के अंदर मृदुला गर्ग जी अपने परिवार की सभी औरतों के बारे में हमें बता रही हैं, जिसमें वो खुद आती हैं, उनकी माताजी, उनकी नानी, दादी, परदादी, उनकी बहनें आदि। इन सभी के बारे में और थोड़ी बहुत उनके पिताजी और भाई की भी चर्चा है। बाकी सभी औरतों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इन औरतों ने अलग-अलग तरीके से जीवन के संघर्ष को झेला और अपनी-अपनी मंजिल को हासिल किया। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग जी बता रही हैं कि उनकी एक नानी थी, जिनको उन्होंने कभी भी देखा नहीं था, क्योंकि जो उनकी नानी थी वो उनकी माँ की शादी से पहले ही मर चुकी थी या उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए लेखिका कभी भी अपनी नानी को देख नहीं पाई थी और उनसे कहानियाँ सुनने का तो उनको अवसर ही नहीं मिला। तो लेखिका यहाँ बताती हैं कि शायद यही कारण है कि लेखिका और उनकी 3 बहनें खुद कहानियाँ अच्छा खाली लेखिका और उनकी बहनें मिलकर, मतलब ये 3 बहनें, वैसे ये 5 बहनें और 1 भाई थी, लेकिन ये 3 बहनें उसमें से खुद कहानियाँ कहने लगी। कहने का तात्पर्य, इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी लिखी, ठीक है? तो भले ही इन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा था मृदुला गर्ग जी ने, लेकिन नानी के बारे में बहुत कुछ सुना था, ठीक है? फिर ये बताती हैं कि इनकी नानी कैसी थी। जैसा कि इन्होंने अपनी माँ से सुना हुआ था, इनकी नानी बहुत ही पारंपरिक थी, जो परंपराओं को मानने वाली और अनपढ़ थी और साथ ही पर्दानशी भी थी, मतलब पर्दा करने वाली। पुराने समय में औरतें पर्दा या पल्लू करना जिसे बोलते हैं, वो इनकी नानी करती थी। जिनके पति, मतलब लेखिका के नाना जी, अपनी पत्नी को शादी के तुरंत बाद छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। छोड़कर वैसे नहीं चले गए थे, पढ़ाई के लिए चले गए थे, ठीक है? और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर जब वे लौटे, तो विलायती रीति रिवाज के संग अपनी वो जिंदगी बसर करने लगे। मतलब सारा विलायती रंग ढंग उन्होंने अपना लिया, वो तौर तरीके उनके नाना जी ने अपना लिए और उस तरीके से वो रहने लगे। लेकिन जो इनकी नानी थी, उनके रहन सहन पर, पति के रहन सहन से जरा सा भी कोई भी असर नहीं आया। वे वैसे ही अपना सादा जीवन व्यतीत करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी कभी भी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को अपने पति पर जाहिर नहीं किया कि वो क्या करना चाहती हैं, कैसे रहना चाहती हैं। ऐसा उन्होंने कभी भी अपने पति पर जाहिर नहीं किया। लेकिन बहुत कम उम्र में जब इनकी नानी ने खुद को अपनी मौत के करीब पाया, कि उन्हें पता चला कि उनके मरने वाली हैं वो या मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं, तो जो नानी थी वो अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी को लेकर चिंतित थी। और वो बेटी कौन थी? लेखिका की माँ, ठीक है? तो उसको लेकर चिंतित थी कि उसका विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा, ठीक है? तो यही सोचते हुए नानी ने क्या किया, नाना से ना ही तो किसी पर्दे का लिहाज किया या ना कुछ, जो हमेशा से बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी किसी से, वो एकदम से मुंह जोर हो उठी। कहने का मतलब बहुत बोलने लगी, मुंह जोर होना मतलब बहुत बोलने वाली। तो एकदम से बोल उठी और नाना के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल से मिलने के लिए कहा। और नाना जी जो थे, उन्होंने भी इस बात को अजीब नहीं समझा और मौके की नज़ाकत की लाज रखी और अपने मित्र को बुला दिया, ठीक है? अब जो नानी थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्यारे लाल शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। कहने का मतलब, नानी ने अपनी इकलौती पुत्री, जो कि अभी सिर्फ 15 वर्षीय थी, उसके लिए जब वो युवा हो जाएगी तो उसके लिए जो वर है वो
प्यारे लाल जी ढूंढ कर लाए। ये वचन नानी ने लिया उनसे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो, मतलब जो साहबों के आज्ञाकारी हों, जो उनकी आज्ञा मानते हों, बल्कि वो क्या चाहती थी कि एक वैसा ही, जैसे कि प्यारे लाल जी थे, वैसा ही आज़ादी का सिपाही मिले जिससे कि उनकी बेटी की शादी हो। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह जो बेखबर रहती थी जो औरत, ठीक है, और उसके मन में आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा कि अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहेगी, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसका मतलब वो कितने आज़ाद ख़्यालों की होंगी। हाँ, पता नहीं चला था किसी को भी, लेकिन सच में वो बहुत ही आज़ाद ख़्यालों की रही होंगी कि वो ख़ामोश रहती थी और ख़ामोश रहना ज़िंदगी में उनको सही लगता था, बल्कि किसी मजबूरी में रहना या किसी की आज्ञा का पालन करना, ऐसा वो नहीं करती थी। ठीक है, ना ही तो पति के कामों में दखलंदाज़ी करती थी और ना ही किसी को अपने कामों में दखलंदाज़ी करने देती थी। ख़ैर, इस तरह लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े-लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ठीक है, और जबकि उनकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे। हाँ, तो लेखिका बता रही हैं कि उनके पिताजी कैसे थे, बहुत ही पढ़े-लिखे होनहार लड़के थे और जो कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेते थे। इस वजह से उनको आईसीएस के इम्तिहान में भी नहीं बैठने दिया गया। ठीक है? अब लेकिन जो लेखिका की माँ थी, वो अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में फँस गई और सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई, जबकि असल में वो अपने पिता जैसे विचारों वाली थी, वैसा जीवन जीना चाहती थी। ठीक है? शान और शौकत वाला। कौन? लेखिका की माँ। लेकिन उनको सादा जीवन जीना पड़ा, खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो कि बहुत भारी थी, जिससे उनकी कमर तक चनका खा जाती थी। इसलिए वो रात भर जाग-जाग कर उसे पहनने का अभ्यास करती थी ताकि दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ठीक है? अब आगे क्या बताते हैं? अब आगे जो है वो लेखिका बता रही हैं कि जो उनकी माँ के ससुराल वाले थे वो भी साहबों के खास अभिभूत थे और इनके जो नाना थे वो तो पक्के साहब ही थे। ठीक है, वो बस जात से ही हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके चेहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजों जैसे थे। ठीक है, अब आगे चलकर ये अपनी दादी के बारे में बता रही हैं कि जो इनकी दादी मतलब दादी नहीं, परदादी जो थी, ठीक है, वो बिल्कुल अलग थी। जब लेखिका की माँ को जब लेखिका की माँ गर्भवती थी, जो परदादी थी, उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि उनकी जो वधू है उसको क्या होनी चाहिए, बेटी ही होनी चाहिए, उसके यहाँ बेटी ही जन्म लेनी चाहिए। और इस चीज़ की उन्होंने मन्नत मांगी और मन्नत को सिर्फ मन में ही नहीं रखा, बल्कि सबको बता दिया। ठीक है, और इसका सरेआम ऐलान कर दिया और ये सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया है कि जो लेखिका की माँ थी, वो बिल्कुल भी मतलब घर के काम-काज में ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने अपने बच्चों को पालने में या उनकी ओर ध्यान देने में ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों की परवरिश अ, माँ के अलावा या तो पिताजी ने करी या दादी ने करी, ठीक है? इन सब ने उनकी परवरिश करी। ऐसा नहीं था कि वो खराब औरत थी, लेकिन वो बड़ी सादी-सी थी और वो किताबें पढ़ने में और इन सब में
लगी रहती थी, बीमार भी रहती थी, तो लेकिन फिर भी वो लेटे-लेटे किताबें ही पढ़ती रहती थी और सादा-सा जीवन व्यतीत करती थी। हाँ, तो परदादी ने जो मन्नत माँगी थी कि उनकी पतोहू को, मतलब पोते की बहू को जो बच्चा हो वो पुत्री होनी चाहिए, और उन्होंने सारे में ये खबर फैला भी दी थी, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के साथ तो उनके तार जुड़े हुए थे, तो भगवान को भी ये मानना पड़ा और उनको पोती ही मिली, मतलब पहली बेटी ही जन्म हुई। और बल्कि ये कहा जाता है कि भगवान भी परदादी की बातों को सुनकर या उनकी मन्नतों को सुनकर अफरा-तफरी में आ गए, और उन्होंने एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक दे दी, ठीक है? फिर आगे एक और कहानी माँजी, माँजी मतलब परदादी को माँजी कहा गया है यहाँ पर, कि माँजी के सामने एक बार एक नामी चोर आ गया, वो भी अफरा-तफरी में आ गया, उसकी भी एक कहानी है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। हुआ क्या कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द जो थे वो किसी बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे, और औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। तो नाच गाने, ढोलक की थाप, ये सबसे दादी परेशान होके कि शोर से हटकर वो थोड़ा सा दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। अब चोर को क्या पता था कि वहां पर वो दादी है और वही उस कमरे में सो रही है जिसमें उसका जाना होगा। तो इतने में अचानक से चोर आता है, उस कमरे में घुस जाता है। तो माँ जी को कुछ थोड़ी-सी आवाज़ होती है, वो इत्मीनान से उन्होंने पूछा कि कौन है? और चोर ने ऐसे ही बोल दिया, पारंपरिक तरीके से असंगत सा जवाब दे दिया कि मैं हूँ, ठीक है? तो माँ जी ने क्या कहा कि मुझे पानी पिला दो, ये लोटा ले लो और कुएँ से पानी भर के ले आ और मुझे पानी पिला दे। तो जो चोर था वो थोड़ा झिझक गया और वो परेशान हो गया। वो कहता है कि मैं तो चोर हूँ, क्या चोर के हाथ का पानी पी लोगी? ठीक है? वो ऐसे पूछता है कि चोर के हाथ का पानी पी लोगी? फिर दादी कहती है कि कहा ना रगड़ कर धो लियो और फिर उसके बाद मुझे पानी पिला दियो। हाथों को रगड़ के धो लियो और फिर पानी पिला दियो। तो अब क्या होता है, वो लोटा भरकर पानी ले आया, तो माँ जी ने क्या किया कि आधा पानी खुद पिया और बाकी उस चोर को पिला दिया। और फिर कहा कि एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए, ठीक है? अब कहती है कि बेटा तू चाहे तो चोरी कर या माँ की बात मानकर खेती कर। तो बेचारा चोर किसी लायक नहीं रहा और अपने सारे इस चोरी चकारी के रोमांचक धंधे को छोड़कर खेती बाड़ी में लग गया और सालों साल इसी काम में लगा रहा, ठीक है? तो दादी की तो हर मन्नत पूरी होती है, उन्होंने तो एक चोर को भी काबू कर लिया। आगे अब बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, ठीक है, तब जश्न मनाया गया बहुत, लेकिन जो लेखिका थी वो बहुत बीमार थी उस समय। उनको अच्छा खासा टाइफाइड हो रखा था, ठीक है, और उस समय टाइफाइड एक जानलेवा रोग माना जाता था, तो डॉक्टर ने उनको बाहर जाने को मना किया था और जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। और क्योंकि जो डॉक्टर थे वो नाना के परम मित्र थे, तो इसलिए उनसे कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता था, ठीक है, वरना वो नाना से बता देंगे, ठीक है। और अब क्या हुआ, फिर चुप्पी साधे लेखिका घर पर ही रही और जो पिताजी थे वो भी वहीं रहे, और उनके पिताजी ने उनको ब्रदर्स का राम जो एक उपन्यास पढ़ने को दिया और कुछ और किताबें पढ़ने को दी। तो इससे और उनके जो पिताजी थे वो भी किताबें पढ़ रहे थे, तो इससे लेखिका को भी किताबें पढ़ने का मन किया और उनको भी ये कह लो कि मानसिक रोग लग गया। मिराक मतलब मानसिक रोग, कि वो भी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। और फिर इस तरीके से आगे चलकर वो बहुत किताबें पढ़ने लगी, जैसे कि जादू का कालीन, मेरा नाटक, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी किताबें लेखिका पढ़ने लगी और आगे चलकर लेखन का कार्य भी करने लगी।
अब आगे ये बता रही हैं लेखिका कि जो इनके परिवार में पहली लड़की थी जो कि मन्नत से आई थी, माँ जी ने जो मन्नत मांगी थी ना उससे जो आई थी, वो कौन थी? इनकी बड़ी बहन मंजुल भगत। ठीक है, जिसका घर का नाम रानी था और बाहर का मंजुल। ठीक है, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था उन्होंने, तो इसलिए उनका नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में उनको कोई हीन भावना नहीं लगी, तो इसलिए उनका भगत नाम जुड़ गया और फिर वो मंजुल भगत हो गई। और दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिनका नाम घर का उमा और बाहर का मृदुला था। ठीक है, इन्होंने भी लेखन कार्य शादी के बाद ही शुरू करा, तो इनके भी नाम के साथ में पति का नाम जुड़ गया, तो इसलिए जो इनका बाहर का नाम मृदुला था तो वो मृदुला गर्ग बन गया। ठीक है, फिर ये बता रही हैं कि उस समय जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, उस समय नारीवाद का बहुत चलन था और उस चलन के वजह से ही शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज चला। ठीक है, उससे पहले तक तो नाम बदल दिया जाता था, लेकिन क्योंकि नारीवाद की भावना पनप रही थी लोगों में, और उसके चलते नाम ना बदलने का रिवाज शुरू हुआ। ठीक है, फिर आगे बताती हैं कि इनकी छोटी बहन थी जिसका घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, ये तीसरे नंबर की थी। इस तरीके से 5 बेटियां थी। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि किसी ने बोला लेखिका के पिता को कि 5-5 बेटियां कम हैं क्या, जो एक से अधिक नाम रखे जा रहे हैं। तो फिर आगे चलकर क्या किया कि लेखिका के पिताजी ने आगे की जो 2 बेटियां थी, रेणु और अचला, चौथे और 5वें नंबर की, उनका सिर्फ एक ही नाम रखा। और इसके बाद इनका एक भाई हुआ राजीव। ठीक है, फिर ये बता रही हैं कि लेखिका ने लिखने का काम शुरू किया, लेकिन जो बीच की 2 बहनें थी वो लिखने से बची रही, उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। लेकिन जो सबसे छोटी थी अचला और उससे छोटा भाई राजीव, वो भी लिखना शुरू हो गए। ठीक है, और जो अचला थी वो अंग्रेजी में लिखने लगी, जमाने के साथ बदलाव लाई, और जो राजीव था वो हिंदी में लिखने लगा। इस तरीके से इन्होंने लेखन कार्य किया। फिर बताती हैं कि हम 4 लोग लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। ठीक है, फिर आगे ये बता रही हैं कि जो इनकी चौथे नंबर की बहन थी रेणु, उसके बारे में बता रही हैं कि उसका कुछ अलग ही प्रकार का आलम था। वो अपने अलग प्रकार की जिद्दी थी, जो ठान लेती थी वो करती थी, फिर उसको जितनी भी रुकावटें आए कोई भी उसको रोक नहीं पाता था। वो बता रही हैं कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता है तो वो गाड़ी में बैठकर क्यों तय करना, ये सामंतशाही का प्रतीक था। ठीक है, या कह लो कि पिताजी के का अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा जिसे कह सकते हैं, लाड प्यार भी कह सकते हैं, कि वो उनके लिए उन्होंने गाड़ी लगवा रखी थी कि स्कूल से उन्हें लेकर आए। लेकिन रेणु ऐसा नहीं करती थी, चौथे नंबर वाली रेणु नहीं जाती थी, सिर्फ अचला ही उस गाड़ी का इस्तेमाल करती थी, वही उससे आती जाती थी, लेकिन रेणु नहीं। ठीक है, पिताजी जो थे वो काफी कुड़ते भुनते रहते थे, परेशान होते थे कि वो गाड़ी में नहीं बैठ रही, सिर्फ अचला जा रही है, रेणु नहीं, और वो पीछे पीछे पसीने में तरबतर होते हुए चलती रहती थी रेणु। पिताजी परेशान होते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। ठीक है, वो कहती थी कि स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बात आई तो वो अड़ गई। वो कहती है पहले मुझे ये बताओ
कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी, मतलब तब पेपर दूंगी। ठीक है। लेकिन किसी को कोई सही जवाब नहीं मिला, पर फिर पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना पिताजी को खुद। उनको समझ में नहीं आ रहा था और क्या बोले कि इम्तिहान देना क्यों जरूरी है। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो फिर रेणु ने बीए तो पास कर लिया, लेकिन सिर्फ इतना पिताजी की खुशी के लिए, और सिर्फ पास लायक नंबर जिसमें आए। तो कहने का मतलब वो जो ठान लेती थी वो वही करती थी, जो उसे सही नहीं लगता था वो छोड़ देती थी, और जो ठान लेती थी उसके लिए भले ही उसे जितना मर्जी मेहनत करनी पड़े। फिर आगे ये अपनी तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में बता रही हैं कि वो कॉलेज तो पढ़ने जाती थी, लेकिन खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी उसको औरों को पढ़ाने में आती थी, और जिसकी वजह से वो सीख पाती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते, मतलब जो उससे सीखते थे, जिनको पढ़ाती थी उनके नंबर ज़्यादा आ जाते थे, जबकि उसके खुद के कम आते थे, क्योंकि वो पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। ठीक है। और जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी तो उसी से करूँगी। अब मुश्किल यह थी कि जो माँ-बाप थे लेखिका के, वो खुद भी इस निर्णय से वाकिफ़ नहीं थे, और वो लड़का भी, कि वो उससे शादी करने वाली है, उस लड़के को भी नहीं पता था। पर जो ये तीसरे नंबर की चित्रा थी, इसका कहना ये था कि जो ये एक बार ठान लेती है, वो ये करती है। ठीक है। कि जो मैं सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो इसने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था, और उस लड़के ने भी पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए थे, इसलिए इसकी शादी उसी से हो गई। ठीक है। फिर आगे ये अपनी सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताती हैं, जो कि काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ी, और फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, मतलब परंपरागत तरीके से नहीं चली। घर बार में उसका मन नहीं लगा। ठीक है। ये बता रही हैं लेखिका कि इन सभी बहनों की एक खास बात रही कि परंपरागत तरीके से भले ही इन्होंने घर को ना चलाया हो, लेकिन किसी ने भी अपनी शादी को डुबाया नहीं। ठीक है। अपने घर को इन्होंने चलाया। फिर आगे चलकर लेखिका मृदुला गर्ग अपने बारे में बता रही हैं कि शादी के बाद वे बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ पर औरतें और आदमी, चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर तक देखने साथ में नहीं जाते थे, साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग उनको बैठना पड़ता था। ठीक है। फिर ये बता रही हैं कि दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर जब ये वहाँ पहुँची थी तो नाटकों में अभिनय करने की बहुत शौकीन थी ये, तो इसलिए इन्होंने हार नहीं मानी, और साल भर के अंदर तो इन्होंने सारा तख्ता पलट के रख दिया। वो क्या कि उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया, और अगले 4 साल तक इन्होंने बहुत सारे नाटक किए, और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। मतलब कोई गलत राह नहीं पकड़ी, नाटक किए, और उससे अकाल राहत के लिए कोष में इन्होंने पैसे भी दिए, मदद भी की उसकी। हाँ, पर इन्होंने वक्त को बदला जरूर। ठीक है। आगे ये बता रहे हैं कि जब वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। ठीक है। बागलकोट में जब ये पहुंच गई तो
तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे और स्कूल जाने वाली उम्र के वो हो गए थे। ठीक है, इनके 2 बच्चे स्कूल जाने वाली उम्र के भी हो चुके थे। लेकिन वहां पर कोई भी ढंग का स्कूल नहीं था, तो इसलिए लोगों की राय पर इन्होंने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि वहां पर एक स्कूल खोला जाए, एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। लेकिन क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे और उन्होंने अलग-अलग तरीके के बहाने लगाए। तो फिर लेखिका ने तय किया कि वे खुद एक अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेंगी और इन्होंने कर्नाटक सहायता से उसे मान्यता भी दिलवाई और इन्होंने वो स्कूल खोल लिया। ठीक है। फिर आगे ये बता रही हैं कि ऐसे बहुत सारे, हाँ, तो ये फिर उस स्कूल में लेखिका के और बहुत सारे अफसरों के बच्चे भी पढ़ने लगे और फिर आगे चलकर ऐसे बहुत सारे मौके आए जब उन्होंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, ये बता रही हैं। लेकिन फिर ये बता रही हैं कि मेरी बहन से जो थी रेणु, उसके मुकाबले कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बता रही हैं कि एक बार 1950 के अंतिम दौर में एक बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा 9 इंच तक बारिश हुई और सब कुछ डूबने लगा। बहुत ही तेज़ बारिश थी कि सड़कों पर वाहन तक चलने बंद हो गए। तो ज़ाहिर है कि जो इनकी बहन रेणु थी, उसकी स्कूल बस भी नहीं आई। तो घर वालों ने कहा कि स्कूल भी बंद होगा, इसलिए आज स्कूल मत जाओ, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो तो अकेली ही पैदल स्कूल चल दी। घर वालों ने मना भी किया, कहा भी कि बस स्कूल बस भी नहीं आई है और हो सकता है स्कूल भी बंद हो, लेकिन वो नहीं मानी और फिर पैदल चलकर 2 मील तक स्कूल गई और आखिरकार स्कूल बंद निकला। स्कूल का चौकीदार था, वो भी रेणु को देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। लेकिन रेणु को कोई मलाल नहीं था, उसे नहीं लग रहा था उसने कुछ भी गलत किया। वो 2 मील चलकर फिर वापस आ गई। तो सबने कहा कि हमने कहा था ना स्कूल बंद होगा, तो क्यों गई थी? वो कह रही है स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? फिर लेखिका कहती है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि वो स्कूल गई इतनी बारिश में और आई, तो उसको कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, मतलब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ वो कैसी थी रेणु कि जो सोच लिया, जो मंजिल है उस तक पहुंचना है और अगर वो गलत है तो वो सबसे सवाल करेगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए, या उसको समझ में नहीं आता तो वो पूछती है ऐसा क्यों करना चाहिए, और जब तक उसको सही उत्तर ना मिले तो वो उस कार्य को नहीं करती, और अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो उस कार्य को करती रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचकर रहती है। तो बच्चों, इसमें हमने लेखिका मृदुला गर्ग जी और उनके साथ की, उनके संग की औरतें, अर्थात उनके परिवार की बहुत सारी औरतें, महिलाएं, उनके उनकी जीवन गाथा, उनके जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के सिद्धांत, इन सबको हमने पढ़ा और उससे हमें बहुत सारी सीख भी मिली। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।